नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप लोग बढ़िया होंगे। स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। आज एक इम्पॉर्टेंट सेशन हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं और इस सेशन का रेलेवेंसी केवल एग्रीकल्चर स्टूडेंट या फार्मर्स के साथ ही नहीं है, बल्कि सभी भारतीयों के साथ है। क्योंकि आज का जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो एक आर्टिकल कल द हिंदू में पब्लिश हुआ था, जिसकी हेडलाइन थी विल एल निनो वीकन द इंडियन इकोनॉमी। क्या जो एल निनो है वो भारतीय इकोनॉमी को कमज़ोर कर सकता है, या ये कह सकते हो हमारी इकोनॉमिक कंडीशन के ऊपर क्या इसका कोई प्रभाव देखने को मिल सकता है। दोस्तों, बताया जा रहा है कि एल निनो की वजह से इस वर्ष हमारे देश में मानसून कमज़ोर रह सकता है, जिसकी वजह से सूखे की समस्या, वाटर रिजर्वोयर्स यानी कि जो पानी के भंडारण है उनमें कमी, और आने वाले समय के लिए आपकी खेती के ऊपर इसका दुष्प्रभाव और पीने तक की पानी की समस्या देखने को मिल सकती है, और उसका ओवरऑल इंपैक्ट हमारे देश की इकोनॉमी के ऊपर भी देखने को मिल सकता है। तो इस पूरे आप कोरिलेशन को आज इस सेशन में समझने की कोशिश करेंगे। बड़ा अच्छा और इंपॉर्टेंट आर्टिकल है और ये हर हमारे भारतीय की जेब के साथ जुड़ा हुआ है, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि देश में अगर कृषि का उत्पादन अगर कम होता है तो जो आपकी फूड एंड सप्लाई की एक प्रकार से डिमांड होती है, वो कहीं ना कहीं डिमांड और सप्लाई का जो रिलेशन होता है वो काफी हद तक टूट जाता है। क्योंकि लोगों की डिमांड तो उतनी ही बनी रहती है, लोग तो लगातार बढ़ रहे हैं, पॉपुलेशन बढ़ रही है। भोजन की अगर कमी आती है या किसी फल सब्जी की कमी आती है तो उसकी डिमांड उतनी ही रहने के कारण, उसकी सप्लाई कम होने के कारण वो चीजें महंगी हो जाती है। तो अगर आपका भोजन महंगा होगा तो उसका सीधा असर किसके ऊपर पड़ने वाला है? आपकी जेब के ऊपर पड़ने वाला है। तो इस ओवरऑल इंपैक्ट को आज हम इस सेशन में समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मॉनसून का कम होना या वर्षा का कम होना, सूखे का पड़ना केवल एक एग्रीकल्चर के साथ जुड़ा हुआ विषय नहीं है, बल्कि हमारी पूरी देश की इकोनॉमी के साथ जुड़ा हुआ विषय है। तो इसको हम एक ब्रॉडर वे के साथ समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आप लोग जानते हैं कि हमारे देश में आईएमडी और वैज्ञानिकों के द्वारा पहले आपका वार्न किया गया था, चेतावनी दी गई थी, भविष्यवाणी की गई थी कि जून के अंदर और इस वर्ष मॉनसून सीजन के दौरान वर्षा कम होने की आशंका हो सकती है एल निनो की वजह से। और आप लोग जानते भी हैं कि जून के दौरान जितनी आपकी सामान्य वर्षा होती है उससे लगभग 40% कम हुई। जो आईएमडी ने वार्न किया था वही देखने को मिला, और आईएमडी का डेटा भी यही कहता है कि लगभग सामान्य से 40% वर्षा आपकी कम हुई है। तो यहां पर आईएमडी यानी कि इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने एक बार फिर चेता दिया है कि जुलाई के दौरान भी वर्षा आपकी कम हो सकती है। तो इसलिए हमें और ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। अब बात करते हैं कि ये एल निनो क्या है और इसकी वजह से हमारे भारत के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। तो एल निनो के बारे में वैसे मैंने पहले बहुत बार बताया हुआ है, लेकिन चलिए ब्रीफ में बताना चाहता हूं कि एक्चुअली में जो पैसिफिक ओशियन है, प्रशांत महासागर है, वहां पर जो ट्रेड विंड्स होती है वो रिवर्स मोड में आ जाती है, या आप यूं कह सकते हो कि ट्रेड विंड्स कमजोर पड़ जाती है, जिसकी वजह से जो आपका ऑस्ट्रेलियन रीजन था जहां पर पहले नॉर्मल वर्षा होती थी, वहां पर अब वर्षा ना होकर सूखे की समस्या देखने को मिलती है। और दूसरी तरफ जो साउथ अमेरिकन रीजन है, जिसको हम पेरू रीजन भी कहते हैं, वहां पर ड्रॉट की कंडीशंस देखने को मिलती थी, सूखा देखने को मिलता था, कम वर्षा होती थी, तो वहां पर अब अधिक वर्षा होना स्टार्ट हो जाती है। तो उस आपके रिवर्सल ट्रेड विंड्स का इंपैक्ट ओवरऑल वर्ल्ड के ऊपर देखने को मिलता है, क्योंकि ये जो पैसिफिक ओशियन है ये बहुत बड़ा है और इसीलिए इसका इंपैक्ट ओवरऑल वर्ल्ड के ऊपर देखने को मिलता है। लेकिन उसका प्रभाव हमारे भारत के ऊपर भी देखने को मिलता है, और अक्सर देखा गया है जब भी एल निनो की स्थिति बनी है तो उसका इंपैक्ट हमारे भारत में सूखे के तौर पर यानी कि वर्षा सामान्य से कम देखने को मिली है। तो इस वर्ष क्यों इंपॉर्टेंट है और इससे हमारे भारतीय इकोनॉमी के ऊपर क्या असर पड़ेगा, यह हमें समझना होगा। सबसे पहले आप इस बात को समझने की कोशिश करो कि जब भी आपकी वर्षा कम होगी, तो देखो आज हमारे देश के अंदर आपका वर्षा का कम होना या पानी का कम आना, रेनफॉल अपने नॉर्मल से कम आता है, तो सबसे ज्यादा जो प्रभावित आपका क्षेत्र है वो आपका एग्रीकल्चर सेक्टर है। अब एग्रीकल्चर सेक्टर क्यों है? जैसे अगर हम बात करें तो आप लोग जानते हैं आज भी हमारे देश में 50% से ऊपर का एग्रीकल्चर का जो हिस्सा है वो आपका रेनफॉल के ऊपर डिपेंड करता है। और आप लोग जानते हैं इस मॉनसून सीजन के दौरान, खासकर जो हमारा खरीफ सीजन होता है, इस सीजन के दौरान लगभग आपकी जो आपका 75% रेनफॉल है इंडिया का, जो एवरेज एनुअल रेनफॉल है वो 75% इसी सीजन के दौरान आता है। और ज्यादातर फसलें इस सीजन के दौरान इस वर्षा के ऊपर आधारित होती है। आज हमारे देश के अंदर टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट हो चुका है, बहुत सारे इंप्रूव्ड सीड आ चुके हैं, हमने इरिगेशन
इरिगेशन का एरिया भी एक्सपेंशन कर लिया है, डैम बना लिए हैं, नहरें बना ली हैं, इसके बावजूद भी एक बड़ा क्षेत्र ऐसा है जो वर्षा के ऊपर आधारित है। अगर वर्षा सही से होगी तो वहां पर आपका अच्छा उत्पादन देखने को मिलेगा, लेकिन अगर वर्षा नहीं होगी तो उत्पादन के ऊपर आपका इंपैक्ट देखने को मिलेगा, आपका कृषि उत्पादन कम हो जाएगा। अब देखो यहां पर सबसे पहले आपको बता दूं कि कुछ क्षेत्र तो ऐसे हैं जहां पर बिजाई भी वर्षा के ऊपर आधारित होती है। जैसे राजस्थान की बात करता हूं, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, इन क्षेत्रों का, इन राज्यों का बहुत सारा हिस्सा ऐसा है जहां पर अगर वर्षा होती है तभी आपकी बिजाई की जा सकती है, फसल को बीजा जा सकता है, और दूसरी तरफ आपकी फसलें कौन सी लगाई जा रही है इसके ऊपर भी बहुत बड़ा असर देखने को मिलता है। जैसे पंजाब और हरियाणा के अंदर अगर देखा जाए तो बड़े लंबे समय से धान की खेती होती है। इस बार धान का रकबा और ज्यादा बढ़ गया है, लेकिन अभी चिंता का विषय यह बना हुआ है कि अगर वर्षा कम होगी तो हमें ग्राउंड वाटर ज्यादा एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, भूजल ज्यादा निकालना पड़ेगा। तो आप लोग सोच के देखो कि अब ग्राउंड वाटर तो ऑलरेडी हरियाणा और पंजाब के ज्यादातर जो जिले हैं वो सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड के द्वारा लगभग 75% जिले ऐसे हैं जिनको रेड जोन कैटेगरी में, या ये कह सकते हो ऐसे जोन की कैटेगरी में डाल दिया है जहां पर पानी आपका लिमिट से ज्यादा एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है। तो अब पहले ही आपकी वर्षा की कमी है, यानी कि पानी ऑलरेडी कम है, हम लोग एक ऐसी फसल को लगा रहे हैं जिसको पानी की जरूरत ज्यादा होती है, तो अब इस केस में क्या होगा, पानी और ज्यादा निकाला जाएगा। तो आने वाले समय में इस पानी का संकट इन राज्यों के ऊपर भी देखने को मिलेगा जो अपने आप में एग्रीरियन स्टेट्स के रूप में, कृषि राज्यों के रूप में जाने जाते हैं। तो यहां पर पीने तक का पानी का भी संकट आपका आ सकता है। तो आप लोग खुद सोच के देखिए कि कितना बड़ा प्रभाव है। अभी तो हम इसको एक मिनिमाइज तौर पर डिस्कशन कर रहे हैं, अब बारी आती है तो पुअर जो मॉनसून है वो कैसे हमारी इंडियन इकोनॉमी को डैमेज करता है। तो 3 तरीकों से माना जाता है कि वो डैमेज करेगा। पहला, आपको जैसे सामान्य सी भाषा में बताना चाहता हूं कि आपके एग्रीकल्चर के अंदर, जैसे हमने ऑलरेडी कहा कि कृषि का उत्पादन जो है वो इसके ऊपर निर्भर करता है। अगर वर्षा होगी, क्योंकि देखो अब जैसे मैंने ऑलरेडी कहा कि जहां पर सिंचाई की सुविधा उपलब्ध नहीं है वो लोग केवल वर्षा के ऊपर आधारित हैं, तो पानी अगर वर्षा का आएगा ही नहीं, मॉनसून आएगा नहीं, वर्षा कम होगी तो क्या होगा, कृषि का उत्पादन कम होगा। अब एग्रीकल्चर अगर प्रोडक्शन कम होगा तो वहां पर किसानों की आय क्या होगी, कम होगी। किसानों की आय कम होगी तो उनकी परचेजिंग पावर भी क्या होगी, कम होगी। ग्रामीण क्षेत्रों की जो आय है वो क्या होगी, कम होगी। और आज हमारे देश के अंदर आप लोग जानते हैं कि लगभग 50% जो वर्कफोर्स है या पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट है। वैसे तो 47% वर्कफोर्स और 50% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट मानी जाती है। तो आप लोग खुद समझ के देखो कि इतनी बड़ी जनसंख्या का जो एक प्रकार से जीविका का साधन है वो अगर प्रोडक्शन, उत्पादन कम देगा तो उन लोगों की जेब के ऊपर असर पड़ेगा। अब जेब यानी कि उनकी आमदनी कम हो रही है तो उनकी परचेजिंग पावर, जैसे मान के चलो अब सीड और जो आपकी उर्वरक इंडस्ट्रीज थी या जो पेस्टिसाइड इंडस्ट्रीज थी या जो बाकी उनके ऊपर जो डिपेंडेंट लोग थे, ट्रैक्टर, मशीनरीज, इक्विपमेंट जहां से वो परचेज करते थे, अब ये जो आपके गांव के अंदर छोटे मोटे जो व्यापारी हुआ करते थे या दुकानदार हुआ करते थे, उनकी दुकानदारी कम होगी तो उन लोगों की जेब के ऊपर भी असर पड़ेगा। और अब उन लोगों के द्वारा जो पहले आपका ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज के अंदर एक प्रकार से खर्चा किया जा रहा था, पैसा खर्च किया जा रहा था, वो अब नहीं किया जा सकेगा। तो पहला क्या हुआ कि एग्रीकल्चर के अंदर प्रोडक्शन आपका डिक्रीज हुआ, और साथ में प्रोडक्शन डिक्रीज होने से लोगों की जो भोजन की डिमांड थी वो तो बनी रहेगी, क्योंकि अब भोजन तो लोग उतना ही करेगा ना, और खाने की जरूरत तो उतनी ही होगी। थोड़ा बहुत अगर कम भी कर लेंगे लेकिन फिर भी लगभग डिमांड आपकी उतनी ही बनी रहेगी। सप्लाई कम हो जाएगी तो चीजें आपकी महंगी हो जाएंगी। चीजें महंगी होंगी तो सीधा सीधा इंपैक्ट किसके ऊपर पड़ने वाला है, आप लोग जानते हैं कि हमारी जो परचेजिंग पावर होती है उसके ऊपर इंपैक्ट पड़ने वाला है, बाकी चीजों के ऊपर भी असर पड़ेगा। और साथ में इन इंडस्ट्रीज जो आपकी कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर के रॉ मटेरियल के ऊपर डिपेंडेंट होती है, वो रॉ मटेरियल आपका महंगा हो जाएगा या उनको रॉ मटेरियल उपलब्ध होना बंद हो जाएगा तो चीजें और महंगी होंगी। इसके बाद धीरे धीरे आपके छोटे व्यापारी, एक प्रकार से किसान से लेके छोटे व्यापारी से लेके बड़ा व्यापारी, यानी कि ओवरऑल लार्ज इंडस्ट्रीज के ऊपर भी, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज के ऊपर भी इसका असर देखने को मिलता है। और आने वाले समय के अंदर हमारा जो इंपोर्ट होगा फूड का, जो आपका भोजन का आयात होगा, क्योंकि अब देखो हमारे देश के अंदर जैसे हम ऑयल सीड की बात करते हैं, पल्सेस की बात करते हैं, तो आज भी हमारे देश को पल्सेस और ऑयल सीड के ऊपर दूसरी कंट्रीज के ऊपर डिपेंडेंट रहना पड़ रहा है। तो अब प्रोडक्शन आपका कम होगा तो हमें और ज्यादा उनके ऊपर डिपेंडेंट रहना पड़ेगा। तो ये एक ओवरऑल आपका इंपैक्ट है, और इसी को हम लोग कहते हैं कि इंडियन इकोनॉमी कितनी बुरी तरीके से प्रभावित हो सकती है। दूसरा, जैसे सरकार के द्वारा अभी सब्सिडी का जो खर्च वहन करना पड़ रहा है उसके ऊपर अब आपका जो कहीं ना कहीं जो इंपोर्टिंग कॉस्ट है वो और ज्यादा बढ़ जाएगी। इसके अलावा जो आपका जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे देश से जब
एक्सपोर्ट आपका कम होगा तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व आपका कम हो जाएगा, इंडियन रुपी के ऊपर असर पड़ेगा। तो ओवरऑल आप लोग सोच सकते हो कि रुपये की स्थिति, वैसे भी हमारा जो रुपया है वो पतला होता जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं ना कि रुपया जो है वो काफी हद तक पतला हो चुका है, ठीक है। अब बात वो अलग है कि कब कहा था उन्होंने, लेकिन एटलीस्ट ये बात एक्सेप्टेड है कि रुपया हमारा पतला हो रहा है। तो उस पतले होने के पीछे भी कहीं ना कहीं ये बड़ा इंपैक्ट हो सकता है। अब देखो हम वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो पुअर मॉनसून कैन डैमेज द इकोनॉमी इन 3 ways. First is it affect the agriculture output, reducing the sector's contribution to the economy. It hit the rural income and denting the aggregate demand, and it threatened to push up food prices and causing the inflation. यानी कि सीधी सी बात है कि हमारे एग्रीकल्चर के अंदर उत्पादन को कम करेगा, उत्पादन कम होगा तो सप्लाई ऑफ फूड आपकी रिड्यूस हो जाएगी, डिमांड उतनी ही होने के कारण भोजन आपका महंगा होगा, फूड आपकी इन्फ्लेशन होगा, फूड प्राइस अगर बढ़ेगा तो सीधी सी बात है महंगाई आपकी बढ़ेगी। इंडिया केम टू खरीफ सीजन फ्रॉम पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ, फूड ग्रेन आउटपुट इन 2024-25 jumped to 357.73 million metric ton and 25.43 million metric ton from the previous year। यानी कि अब यहां पर अगर 2024-25 की बात करें तो हमारा जो टोटल कृषि उत्पादन हुआ था वो लगभग 357.73 मिलियन मैट्रिक टन हुआ था खरीफ सीजन के दौरान, और जो कि उसके पिछले सीजन से लगभग 25.43 मिलियन मैट्रिक टन ज्यादा था। यानी कि हम हर साल देखते हैं कि खरीफ सीजन के अंदर जो आपका एग्रीकल्चर क्रॉप प्रोडक्शन होता है वो अधिक होता है पिछले वर्षों से। तो अगर अधिक होता है तभी तो हम इतनी बड़ी पॉपुलेशन को फीड करवाने में या उनको भोजन की उपलब्ध करवा पाने में सक्षम होते हैं। लेकिन अगर ये भोजन आपका कम हो गया या ये कह सकते हो कि आपकी सप्लाई कम हो गई तो डेफिनेटली वो महंगा होगा। तो वही बात कही जा रही है, एक वीक मॉनसून नाउ पुट दैट मोमेंटम एट रिस्क। जो आपका वीक मॉनसून है, कमजोर मॉनसून है, तो वो आपके इस मोमेंटम को आपका क्या कर देगा, स्लो डाउन कर देगा, उसको खतरे में डाल देगा। ए रिपोर्ट इन द क्रिजल नोट्स दैट व्हाइल पैडी एक्रेज इज एक्सपेक्टेड टू एक्सपेंड इन पंजाब एंड हरियाणा एंड बिहार, मेज एक्रेज इज एक्सपेक्टेड टू डिक्लाइन एज फार्मर्स शिफ्ट टुवर्ड्स द मोर रेम्युनेटिव क्रॉप्स। फार्मर माइट आल्सो प्रेफर pulses because of lower cultivation cost and the water requirement and may choose not to plant vegetable at all. Irrigation, MSP requirement, support and the market condition also factor इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। यानी कि अब यहां पर क्या है, एक क्रिजल की रिपोर्ट है और इस रिपोर्ट के अनुसार यह मानना है कि हरियाणा, पंजाब और बिहार के अंदर पैडी का एरिया पिछले सालों के मुकाबले अधिक बढ़ा चुका है। अब देखो यहां पर पैडी का एरिया अगर बढ़ेगा, दूसरी तरफ मेज जैसी जो अल्टरनेटिव और डाइवर्सिफाइड क्रॉप्स हैं या हमारी कॉटन जैसी क्रॉप्स हैं उनका एरिया डिक्रीज हो चुका है। और दूसरी तरफ किसानों ने जहां पर पानी की बहुत ज़्यादा कमी है वहां पर पल्सेस जैसी क्रॉप्स को अडॉप्ट करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि उनकी कल्टीवेशन कॉस्ट, लागत कम आती है। जैसे बहुत सारा एरिया आपका मूंग में कन्वर्ट हो चुका है, डाइवर्सिफाइड हो चुका है, बहुत सारे लोगों किसानों ने मूंग और ग्वार के अंदर कल्टीवेशन की है। तो अब इसका कारण ये है क्योंकि वहां पर पानी की उपलब्धता नहीं हो पा रही है। तो दूसरा यहां पर एक चीज और इंपॉर्टेंट है कि वेजिटेबल, किसान सब्जियों को भी ग्रो करवाना बंद कर देते हैं। अब इसका कारण यह कि सब्जी का एरिया इसलिए डिक्रीज हुआ क्योंकि एक तो देखो यहां पर सबसे बड़ा कारण जैसे मैंने कहा कि मॉनसून, पानी की कमी, दूसरा इसके अलावा और भी फैक्टर्स हैं। और ये फैक्टर कौन है, इरिगेशन की फैसिलिटी उपलब्ध ना हो पाना, एमएसपी पे प्रोक्योरमेंट प्रॉपर ना होना, यानी कि सीधी सी बात है फसल को उगा तो लिया जाता है लेकिन बाद में उसका सही तरीके से दाम नहीं मिल पाता। तो ये कई कारण होते हैं जिसकी वजह से किसान एक फसल से दूसरी तरफ की ओर शिफ्ट होते हैं। लेकिन ये डाइवर्सिफिकेशन अगर हम आपका पैडी की तरफ देख रहे हैं तो वो काफी हद तक चौंकाने वाला भी है और आने वाले समय के लिए हमारे रिस्क भरा भी हुआ है, ठीक है, क्योंकि पानी आपका इसमें ज्यादा जरूरत पड़ती है। और अब यहां पर किसानों के द्वारा ट्यूबवेल्स का यूज कर जो ग्राउंड वाटर है उसको एक्सट्रैक्ट किया जाएगा और पानी अगर ज्यादा निकाला जाएगा तो सीधा सीधा असर हमारे ग्राउंड वाटर लेवल के ऊपर पड़ेगा और आने वाले समय में पीने की पानी की भी किल्लत हो सकती है। दिस कुड ट्रिगर फूड एंड बेवरेजेस इन्फ्लेशन एंड इट्स जून बुलेटिन द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब देखो पहली रिपोर्ट आपकी क्रिजल की है जिसमें उन्होंने वार्न किया और दूसरा यहां पर आरबीआई की रिपोर्ट है जून के अंदर जो बुलेटिन आया था उसमें उन्होंने वार्न किया था कि साउथ वेस्ट मॉनसून अगर आपका कमजोर होता है तो इसका इंपैक्ट हमारे ग्रोथ इन्फ्लेशन आउटलुक के ऊपर पड़ेगा, यानी कि वो भी आपका कमजोर हो सकता है। तो सीधी सीधी बात है कि आपका महंगाई बढ़ने के आसार हो सकते हैं। द रिपोर्ट नोटेड दैट डेली प्राइस डेटा अप टू जून 18 शोन फूड इन्फ्लेशन कंटिन्यू टू राइज एंड प्राइस ऑफ एडिबल ऑयल, पोटैटो, अनियन, टोमेटो एजेस अप। ए वीक मॉनसून विल नॉट ओनली पुश देम हायर। यानी कि अब यहां पर आपका क्या है कि अगर देखो पहली बात यहां पर बताएगी कि जून के दौरान लगभग आपका खाद्य तेल, पोटैटो, अनियन, टोमेटो का प्राइस जो है वो काफी ज्यादा देखने को मिला। जैसे आप लोगों को याद होगा मैंने एक दिन पहले भी एक रिपोर्ट आपके साथ साझा की थी
कि किस प्रकार से मार्केट जो है वो हमारे किसानों को खराब करती है। किसानों को जब उनका पोटैटो और अनियन मार्केट में आया था तो 2 रुपए किलो 5 रुपए किलो भी उनको प्राइस नहीं मिल रहा था, लेकिन 1 महीना 2 महीना भी नहीं बीता कि जो अब यहाँ पर किसानों के द्वारा पोटैटो उस समय सड़कों पर फेंका जा रहा था, अब उसका प्राइस बढ़कर 20 रुपए किलो से लेकर 40 रुपए किलो तक हो चुका है। तो आप लोग सोच के देखो कि यहाँ पर 2 से 3 महीने के अंदर इतना बड़ा महंगाई का, इन्फ्लेशन का जो दबाव है वो हमारी भारतीय मंडियों के अंदर देखने को मिल रहा है और ये सब्जियां लगातार महंगी होती जा रही हैं। तो अब इसका इंपैक्ट किसके ऊपर पड़ता है? आम आदमी के ऊपर पड़ता है, मिडिल मैन के ऊपर पड़ता है। ठीक है, तो वही बात यहां पर बताई जा रही है कि एक कमजोर मॉनसून जो है वो इसको और ज्यादा यहां पर ये कह सकते हो भयानक कर सकता है। और ये मेरा नहीं कहना है, ये आरबीआई का कहना है। अब देखो इस आर्टिकल के अंदर, अब इन आर्टिकल्स के अंदर यही अच्छी बातें होती है कि बहुत सारी रिपोर्ट्स का हवाला देकर ये हमें बताया जाता है कि किस प्रकार से पहली रिपोर्ट यहां पर क्रिजल की है, उससे पहले आईएमडी की वार्निंग है, आईएमडी का यहां पर प्रेडिक्शन है, इसके अलावा नेक्स्ट यहां पर आरबीआई की रिपोर्ट आ चुकी है। अब देखो एग्रीकल्चर अकाउंट फॉर ओनली 1/5 ऑफ इंडियाज ग्रोस वैल्यू एडेड। अब आप लोग जानते हैं कि हमारा एग्रीकल्चर जो है वो इंडिया के जीवीए में लगभग 20% कंट्रीब्यूट करता है, यानी कि जीवीए में जो सहयोग है आपका एग्रीकल्चर का वो टोटल आपका 20% है, लेकिन ये लगभग आपका एम्प्लॉय यानी कि लोगों को रोजगार देता है 46% पॉपुलेशन को, और वहीं पर लगभग 55% पॉपुलेशन ऐसी है जो इसके ऊपर निर्भर है या कृषि के ऊपर आश्रित है। इट विल हैव ए डायरेक्ट इंपैक्ट ऑन द लाइव्स ऑफ पीपल, सेड द प्रोफेसर आर रामाकुमार, स्कूल ऑफ डेवलपमेंट स्टडीज एंड टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस। यानी कि अब इस इंस्टीट्यूट के जो प्रोफेसर यहां पर है आर रामाकुमार, इनका मानना है, इनके अनुसार ये डेटा आपका शेयर किया गया है। और आप लोग जानते भी हैं कि आज हमारा देश का जो एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन है वो लगभग 18 से 19% है, तो वो अप्रोक्सीमेटली आप 20% कह सकते हो, क्योंकि 1/5 इन्होंने मेंशन किया है। और लगभग 46% वर्कफोर्स आपका इसके ऊपर डिपेंडेंट है, ये भी आपको पता है। इसके अलावा 50% वर्कफोर्स को या पॉपुलेशन को ये क्या करता है आपका कहीं ना कहीं उसके ऊपर आश्रित है। एंड प्रोफेसर भरत रामास्वामी, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स, अशोका यूनिवर्सिटी, बिलीव्स दैट फार्म इनकम कुड फॉल बाय अप टू 10%। अब यहां पर एक और यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं जो कि भरत रामास्वामी है, उनका मानना है कि अगर इसी प्रकार से आपका कृषि उत्पादन कम हुआ मानसून की वजह से तो किसानों की आमदनी 10% तक कम हो सकती है। सोच के देखो, अब किसानों की आमदनी अगर कम हो रही है, द रूरल नॉन फार्म सेक्टर कंसिस्ट मोस्टली ऑफ नॉन ट्रेडेड सर्विसेज सच एज construction. These sector contract when agriculture is adversely affected, industries that dependent on the rural demand will be affected, he said. यानी कि अब उनका यह भी मानना है कि अगर ये आपका एग्रीकल्चर के अंदर किसानों की आमदनी कम होती है तो उसका इंपैक्ट किसके ऊपर है? अब देखो किसान क्या करते हैं, जब उनकी जेब में पैसा आता है तो अपना घर बनाते हैं, वो अपने आसपास में कंस्ट्रक्शन जो बिल्डअप होता है, मतलब सीधी सी बात है, मकान अगर बनाना है, खेतों में कोई कंस्ट्रक्शन करना है ना, तो सीधी सी बात है कि जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है उसके ऊपर इंपैक्ट पड़ेगा, क्योंकि अब पैसा नहीं होगा तो इनके ऊपर खर्चा नहीं करेंगे, कंस्ट्रक्शन के ऊपर खर्चा नहीं करेंगे। अब कंस्ट्रक्शन के ऊपर डिपेंड कितने लोग होते हैं? मजदूर, जो मकान वाले और मिस्त्री, इसके अलावा जो सीमेंट इंडस्ट्री, या ओवरऑल कह सकते हो कि जो भी लोग उससे इंडस्ट्री जुड़े होंगे, प्लम्बर होगा या आपका मैकेनिक होंगे, है ना, जो भी XYZ यहां पर कह सकते हो, वो इसके ऊपर डिपेंडेंट होंगे। या वो नया व्हीकल परचेज करने वाले थे, नया वाहन परचेज करने वाले थे, तो वो भी अब नहीं कर पाएंगे। या उन लोगों के ऊपर जो डिपेंडेंट छोटी मोटी इंडस्ट्रीज हैं वो भी अब धीरे धीरे आपकी श्रिंक होना स्टार्ट हो जाती है, उनके ऊपर भी प्रभाव इसका देखने को मिलता है। तो सीधी सी बात है, किसान की आमदनी कम हुई तो छोटे व्यापारी जो उसके आसपास में डिपेंडेंट है उनकी आमदनी कम होगी, फिर उनके ऊपर जो डिपेंडेंट आपके बड़े इंडस्ट्रीज है उनके ऊपर प्रभाव इसका देखने को मिलेगा। एंड दिस स्ट्रेस मूव्स टू वाइडर इकोनॉमी, ऑटोमोबाइल सेल्स आर रिलायबल, अर्ली सिग्नल, टू व्हीलर एंड ट्रैक्टर आर अमंग द फर्स्ट सेक्टर टू फील द स्क्वीज एंड फॉलोड बाय रियल एस्टेट इन द स्मॉलर टाउन and cities. Kotak Mutual Fund in a blog has noted that a combined El Nino plus drought scenario may have shaved 20 to 65 basis point of GDP growth. यानी कि सीधी सी बात है, यहाँ पर जो म्यूचुअल फंड, कोटक म्यूचुअल फंड है, उनका मानना है कि इसका अगर हमारा एल निनो और सूखे का प्रभाव होता है तो उससे जीडीपी के लगभग 20 से 65 बेसिस पॉइंट के ऊपर प्रभाव पड़ सकता है, श्रिंक हो सकती है। दूसरा उनका यह भी मानना है कि हमारा इसका सबसे बड़ा इंपैक्ट सबसे पहले जो छोटे मोटे ये कह सकते हो व्हीकल इंडस्ट्री होती है, या ये कह सकते हो कि जो आपका टू व्हीलर्स है, मोटरसाइकिल है। अब देखो एक आम आदमी तो सबसे पहले बाइक को ही परचेज करने की कोशिश करेगा या फिर ट्रैक्टर को खरीदने की कोशिश करेगा, तो सबसे पहला प्रभाव उसके ऊपर देखने को मिलेगा। उसके बाद उन्होंने कहा कि इसके बाद आपका रियल एस्टेट, जैसे छोटे मोटे जो टाउन होते हैं, शहर होते हैं, तो अगर पैसा आएगा तो हम लोग ये भी कोशिश करते हैं कि भाई छोटा मोटा प्लॉट ले लेते हैं या एक
जमीन का टुकड़ा ले लेते हैं तो वो आपकी रियल एस्टेट के ऊपर भी फर्क पड़ता है। देखो कितना बड़ा प्रभाव आपका देखने को मिल रहा है। हम छोटी सी बात इसको समझते हैं लेकिन इसका प्रभाव बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा इंपैक्ट देखने को मिलता है। अब बारी आती है जी कंपाउंडिंग द प्रेशर आर पेस्ट एंड फर्टिलाइजर सप्लाई कांस्टेंट कॉज्ड बाय द ईरान वॉर। ऑलरेडी आपको पता है कि यहां पर ईरान वॉर के दौरान जो आपका साउथ एशिया कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था उस दौरान जो समस्याएं हुई थी उसकी वजह से आपकी फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड इंडस्ट्री ऑलरेडी प्रभावित हो चुकी है। अब बारी आती है तो यूनियन कैबिनेट अप्रूव्ड 41,533 करोड़ न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी फॉर फॉस्फेटिक एंड पोटेशिक फर्टिलाइजर फॉर द खरीफ सीजन कवरिंग द 28 grades. If output still falls short, the government will have to release buffer stock and import commodities and widening the current account deficit and putting pressure on the rupees. सीधी सी बात है कि अगर अब आपका यहां पर हमारा देश के अंदर उत्पादन कम होता है तो ऑलरेडी देखो खरीफ सीजन के दौरान भारतीय सरकार को इस कॉन्फ्लिक्ट को देखते हुए लगभग आपकी 41,533 करोड़ रुपए की सब्सिडी रिलीज की गई थी फॉस्फेटिक और पोटेशिक फर्टिलाइजर्स के लिए, जो उनके 28 ग्रेड्स हैं उनको वो कवर करती है। लेकिन अगर आपका ये प्रॉब्लम या ये कह सकते हो आउटपुट कम होता है तो अब हमारे देश के अंदर जो निर्भरता है, जैसे ऑयल सीड की रिक्वायरमेंट है या आपकी पल्सेस की रिक्वायरमेंट है, तो उसके लिए हमें दूसरे देशों से आयात करना पड़ेगा। आयात करना पड़ेगा तो जो करंट अकाउंट डेफिसिट है यानी कि वित्तीय घाटा है वो और ज्यादा बढ़ेगा और साथ में हमारा रुपया जो है वो भी क्या होगा, कमजोर होगा। इंडिया एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट फेस ए थ्रेट टू एंड एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट हैव clocked a compound annual growth rate of 8.2% between fiscal 2025 to 2020 to 2025, contributing the 12% of India's core export, said the Dipti Deshpande, principal economics CRISIL। जो आपका यहाँ पर CRISIL की एक और रिपोर्ट है और उसमें ये मानना है कि 2020 से लेके 2025 तक जो हमारा एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट था, कृषि निर्यात था, वो लगभग 8.2 यानी कि आपका 8.2% की कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट के साथ बढ़ रहा था। लेकिन अगर आपका आउटपुट कम होता है तो कृषि निर्यात के ऊपर भी फर्क पड़ेगा और कृषि निर्यात कुल निर्यात में आपके 12% आपका सहयोग करता है। एंड हाउ डिड एलिनो इंपैक्ट द इकोनॉमी? तो सेवरल ऑफ इंडियन वर्स्ट ड्रॉट फेल इन द एलिनो ईयर्स 1972, 1982, 2009 एंड 2012। इन द 11 इंस्टेंस ऑफ बिलो नॉर्मल और डेफिसिट मॉनसून परफॉर्मेंस एट द ऑल इंडिया लेवल सिंस 2006 वर क्लासिफाइड एज एलिनो ईयर बाय द IMD ऑफ द दीज 5 सो डेफिशिएंट रेनफॉल एंड MS देशपांडे से माफी चाहता हूं एक सेकेंड, इसका 2009 and 2015 failure illustrate the different impact poor monsoon can have the economy, and 2 subsequent years of rainfall stress and all India average irrigation cover less than 45% caused the agriculture output to suffer. Crop GVA contracted 2.5 and 3.2% in fiscal 2009 and 2010। अब यहां पर देखो ये क्या बताया जा रहा है कि अगर आपका एलिनो या ड्रोट की प्रभावित की बात करें तो 2009, 2015 जो आपके प्रीवियस एलिनो ईयर्स हैं या 1972, 1982, तो उन दौरान जो इंपैक्ट हुआ था, जैसे 2002 और 2015 की बात की गई है जो रिसेंट थे, तो उस दौरान आपका जो एग्रीकल्चर आउटपुट था वो तो सफर हुआ ही था। उसमें सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाला सेक्टर आपका क्रॉप जीवीए था, यानी कि क्रॉप की वजह से जो जीवीए कंट्रीब्यूशन होता है वो आपका 2.5% और 3.2% आपका श्रिंक हो गया था, डिक्रीज हो गया था। इन्फ्लेशन वाज इन डबल डिजिट, यानी कि महंगाई जो थी वो आपकी डबल डिजिट में थी। और किसका मानना है? ये आपका दीप्ति देशपांडे जी का मानना है, जो कि प्रिंसिपल इकोनॉमिस्ट है किसके अंदर, क्रिजल के अंदर। नेक्स्ट आपकी बारी आती है जी, एलिनो मूव फ्रॉम वीक टू स्ट्रॉन्ग इन 2014 to 2015 and both years saw monsoon disruption and crop GVA contracted, but the impact of inflation was different। यानी कि सीधी सी बात है कि यहां पर आपका अगर उत्पादन कम होता है तो हमारा crop GVA कंट्रीब्यूशन आपका कम हो जाएगा और साथ में महंगाई आपकी बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी। एंड उसके बाद है, कैन इंडिया ड्रॉट प्रूफ द इकोनॉमी? मिस्टर चौहान, यानी कि अभी रिसेंटली हमारे जो कृषि मंत्री हैं श्री शिवराज सिंह चौहान, प्रेसेस द रेज्ड एन इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट 315 डिस्ट्रिक्ट्स वर वल्नरेबल टू पुअर मॉनसून ऑफ विच 111 across the 12 state are of principal concern due to poor irrigation facilities। अब यहां पर मानना यह है कि जैसे अभी रिसेंटली आपको बताया भी था, मैंने एक दिन पहले भी डिस्कस किया था कि 315 डिस्ट्रिक्ट हमारे देश के अंदर ऐसे चूज किए गए हैं जो पुअर मॉनसून के प्रति वल्नरेबल है, यानी कि जहां पर सेंसिटिविटी बहुत ज्यादा है। तो अगर आपका मॉनसून कम होता है या फिर आपकी सूखे की समस्या बनती है तो 315 डिस्ट्रिक्ट में सबसे बड़ी समस्या देखने को मिलेगी। और उनमें से भी 111 ऐसे हैं जो 12 स्टेट में हैं जो कि प्राइमरी कंसर्न है, जहां पर इरिगेशन की सिंचाई की सुविधा अभी तक उपलब्ध नहीं है। On July 2, storage level across the 166 reservoirs monitored by the Central Water Commission stood at 47.725 बिलियन क्यूबिक मीटर, यानी कि अभी अगर देखा जाए तो लगभग दो जुलाई तक अगर हम बात करें तो आपके 166 रिजर्वर्स हैं हमारे जो पानी के, जिनकी बात की जाती है, जहां पर पानी आपका स्टोर किया जा रहा है, तो उनमें आपका सेंट्रल वाटर कमीशन के अकॉर्डिंग
5 बिलियन क्यूबिक मीटर आपका वाटर स्टोर्ड है, जो कि पिछले साल आपका कितना था 78.077 बिलियन क्यूबिक मीटर था, यानी कि लगभग आधा है। और होना नॉर्मल कितना चाहिए 48.402 होना चाहिए। सोच के देखो, नॉर्मल तो इतना होना चाहिए, है इतना, प्रीवियस ईयर इतना था, अब सोच के देख सकते हो इतना बड़ा इंपैक्ट कहां पर होगा। ए सेकंड सक्सेसिव बैड वेदर कैन बी मोर डैमेजिंग, प्रोफेसर रामास्वामी सेड, एडिंग दैट इरिगेशन इज क्रूशियल इन अडैप्टिंग टू वाटर स्ट्रेस ड्यू टू क्लाइमेट चेंज। इंडिया नीड टू ड्रॉट प्रूफ इट्स इकोनॉमी, सेज प्रोफेसर रामाकुमार। ही सेड द कंट्री मस्ट मूव फ्रॉम क्रॉप इन इंश्योरेंस टू एग्जीक्यूट रिस्क रिडक्शन। वी नीड टू पे अटेंशन टू पॉलिसीज एंड इंटरवेंशंस दैट रिड्यूस द रिस्क itself, that require public investment, and that's lacking. He said that he added that India's need enough drought resistant high yielding crop and the farmer must have access to them, and we have not invested adequately in any of these, and hence our disaster preparedness is very poor, he said. अब देखो यहां पर मानना क्या है, इकोनॉमिक्स का या फिर प्रोफेसर्स का, वैज्ञानिकों का, बहुत सारे लोग अब इसमें मानते हैं कि हमारे देश की जो नीतियां हैं वो बड़ी काफ़ी हद तक कॉम्प्लिकेटेड हैं और उतनी ज़्यादा फार्मर सर्विंग नहीं है। यानी कि हमारे देश के अंदर जिस प्रकार से आपका, हम लोग जब भी बात करते हैं कि भाई अभी रिसेंटली बाढ़ की समस्या हो रही है या फिर आपकी किसी प्रकार से सूखे की समस्या हो रही है, तो हम लोग निपटान के लिए कितना तैयार रहते हैं। अब जब भी हम लोग बात करते हैं, रिसेंटली हम हाई यील्डिंग वेराइटीज़ की बात कर रहे हैं या ड्रॉट रेजिस्टेंट वेराइटी की बात कर रहे हैं, क्लाइमेट रेजिलेंट वेराइटी की बात कर रहे हैं कि भाई आईसीआर के द्वारा डेवलप की गई, लेकिन उन आईसीआर की डेवलप्ड वैरायटीज का कितना बड़ा इंपैक्ट है, हमारे फार्मर्स ने उसको कितना अडॉप्ट किया है। हमारे फार्मर, अगर आप लोग जाकर देखोगे तो 5 साल पहले की वैरायटीज को ही ज्यादातर ग्रो करवा रहे हैं, ज्यादातर किसानों की बात कर रहा हूं और ये सच्चाई है, मैं अपने क्षेत्र से तो इनकी बात कर सकता हूं। इसके बाद अगर बारी आती है तो हमारे जो फार्मर्स हैं वो अडॉप्ट करने के लिए तैयार है, लेकिन उनको पहली बात है बीज ही उपलब्ध नहीं हो पाता। दूसरा, कई समय तक उनको बीज अगर उपलब्ध होता है तो कई बार उसकी क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं हो पाती है, क्योंकि मार्केट के अंदर पुअर सीड बहुत ज्यादा मिल रहे हैं, बहुत ज्यादा खराब सीड है, तो उनके ऊपर काम करने की जरूरत है। फिर बारी आती है कि हमारी जो इरिगेशन फैसिलिटीज हैं उनको कितना इंप्रूव कर चुके हैं, क्या फार्मर्स को हम यहां पर उनका एक प्रकार से विश्वास में लेकर काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिसमें हमारा इंडिया का जो पॉलिसी सिस्टम है, एक्सटेंशन सिस्टम है, वो फेलियर कर रहा है। तो अगर हमें समय रहते इसके ऊपर काम नहीं किया गया तो आने वाले समय में ये फेलियर और ज्यादा बढ़ सकता है। बाकी इस प्रकार के आर्टिकल्स का समझाने का मकसद एक ही होता है कि हमारे देश के अंदर स्थितियां क्या हैं, उनसे हम लोग कैसे निपटान कर सकते हैं। बहुत सारे आपके जो विशेषज्ञ होते हैं उनके द्वारा जो राय दी जाती है उनको हम लोग समझ सकते हैं। ये आपके एग्जाम के लिए, आपके एग्रीकल्चर समझ के लिए, फार्मर्स कम्युनिटी के लिए और आपके ओवरऑल मिडिल मैन के लिए इन सभी चीजों को समझना, प्रैक्टिकली समझना बहुत जरूरी होता है। तो इसीलिए ज्यादातर इन आर्टिकल्स को मैं आप लोगों के साथ साझा करता हूं। इनमें जो फैक्ट होते हैं वो भी आपको बहुत जोर देकर समझाए जाते हैं कि भाई इनको समझने की कोशिश करिएगा, जिससे हमारे एग्जाम को तो हम लोग अंडरस्टैंड करें, निकालें, साथ में हम एक रियल इंडियन कंडीशन को समझें, ताकि आने वाले समय में जब हम किसी भी कंडीशन पर, किसी भी जगह पर सर्व कर रहे हैं, चाहे हम एज ए किसान हैं, चाहे हम लोग साइंटिस्ट हैं, चाहे हम लोग वैज्ञानिक या कोई भी आप पौधे के ऊपर हो, या फिर आप एक एडीओ हो, आप एएफओ हो, किसी भी जगह पर हो, तो आप एटलीस्ट पॉलिसीज अगर बनाने की बात आती है तो उसमें एक बेहतर रोल कंट्रीब्यूट कर सकें। ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। उम्मीद है कि इस पूरे आर्टिकल के माध्यम से आपने इस पूरे इंपैक्ट को समझने की कोशिश की होगी कि मॉनसून इज नॉट जस्ट एन एक एग्रीकल्चर या ये कह सकते हो स्मॉलर आपका इंटरवेंशन है, बल्कि ये ब्रॉडर लेवल पे या वाइडेबल लेवल पे हमारे इंडियन इकोनॉमी को भी प्रभावित कर सकता है। और कैसे कर सकता है वो आपने इस आर्टिकल के दौरान समझने की कोशिश की है। उम्मीद है कि पूरा आर्टिकल आपको समझ में आया होगा। इसी प्रकार के और फैक्चुअल कंटेंट, डेटा के लिए हमें फॉलो कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।